हेलो नमस्ते नमस्कार साथियों, मोस्ट वेलकम इन उत्कर्ष प्लेटफॉर्म. Today we are going to discuss about biology section NDA paper. Let's start. Question is, in mitochondria ATP synthesizing chemical reaction take place in. अगर हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है. तो क्वेश्चन में देखिए, अगर हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया यानी सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन है. मैं हमेशा कहता हूं कि सेल बायोलॉजी सेक्शन में एनडी में हमेशा सेल बायोलॉजी क्वेश्चन फिक्स होते हैं, ठीक है ना. बायोलॉजी अगर सेक्शन में बात करें तो सेल बायोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है. ठीक, अब यहां माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं. अगर माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल. क्या कहते हैं इसे? पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं. पावर हाउस ऑफ सेल क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल. सेकेंड जो चीज हम बात करते हैं एटीपी सिंथेसाइजिंग की बात करते हैं, क्योंकि एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी करेंसी होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है. इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल यानी कोशिका का शक्तिगृह हिंदी में. ठीक, अब क्वेश्चन क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं एटीपी सिंथेसाइजिंग केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कहां होती है? एटीपी बनती कहां पर है? अगर माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर की बात करते हैं अपन, ये माइटोकॉन्ड्रिया एक सेक्शन बना रहे हैं, कंप्लीट नहीं बना रहे हैं. तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड होती है. कैसी होती है? फोल्डेड होती है. दिस फोल्डेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज क्रिस्टी. क्या कहते हैं इसको? क्रिस्टी कहते हैं. इसको हम क्रिस्टी कहते हैं. क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं. ठीक, सेकेंड जो चीज हम बात करते हैं इस क्रिस्टी के अंदर जो स्पेशली बात करते हैं जो इनर मेम्ब्रेन ही है. क्या है? एक तरह से इनर मेम्ब्रेन ही होती है. इसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं ये इनर मेम्ब्रेन है. जो फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन होती है उसी को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं. सेकेंड हम बात करते हैं ये अंदर मैट्रिक्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, और क्रिस्टी पर हम बात करते हैं टेनिस के रैकेट जस्ट लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, इनको ऑक्सीसोम कहते हैं. क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम कहते हैं. दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीसोम. ओके, और ये ऑक्सीसोम की बात करते हैं. अब देखिए इस ऑक्सीसोम का स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं. अब इस ऑक्सीसोम की अंदर बात करते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा ऑक्सीसोम का. ये ऑक्सीसोम का स्ट्रक्चर है. ये ऑक्सीसोम का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना. इस ऑक्सीसोम के अंदर जो हम बात करते हैं, यहां देखिए, यहां पर हम बात करते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है. यहां पर ईटीएस चलता है. क्या चलता है? ईटीएस चलता है. यहां पर हम बात करते हैं ईटीएस चलेगा. इस यहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, ईटीएस की बात करते हैं, इस ऑक्सीसोम की बात करते हैं, ठीक है ना. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, है ना, वन कैरियर मॉलिक्यूल टू अनदर कैरियर मॉलिक्यूल, राइट. तो इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं. इस इनर मेम्ब्रेन के ऊपर जो ऑक्सीसोम दिख रहे हैं, यहीं पे हम बात करते हैं ईटीएस की बात कर सकते हैं. क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये ऑक्सीसोम होते कहां हैं? इनर मेम्ब्रेन पर होते हैं. कहां होते हैं? इनर मेम्ब्रेन पर होते हैं. तो यहां जो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं. ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ये इनर मेम्ब्रेन पर. कहां? इनर मेम्ब्रेन पर. क्योंकि जो एटीपी जनरेट होता है वो जो होता है एटीपी, यहीं पे हम बात करते हैं, ठीक है ना. ऑक्सीसोम का रोल सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है. तो इनर मेम्ब्रेन पर हम बात करते हैं. इनर मेम्ब्रेन पर ही ये जो सिस्टम होता है ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से ही एटीपी का फॉर्मेशन होता है. इलेक्ट्रॉन वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाएंगे और एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे एटीपी के फॉर्म में. सो यहां हम बात करते हैं आउटर मेम्ब्रेन. इसका आंसर होगा क्या? नहीं. इनर मेम्ब्रेन होगा क्या? यस. मैट्रिक्स नहीं होगा, ये अंदर वाला मैट्रिक्स होता है जहां एटीपी नहीं बनते हैं. इनर मेम्ब्रेन क्या है? इनर मेम्ब्रेन. माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए के अंदर भी ये चीज नहीं होगी. तो इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं, यही ऑप्शन मैच कर रहा है कि इनर मेम्ब्रेन पर ऑक्सीसोम होते हैं जहां पर ये सिस्टम चलेगा, फॉलो होगा, राइट. तो इनर मेम्ब्रेन इसका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा. Question is, squamous epithelial cells are found in the inner lining of. सल्की उपकला कोशिकाएं किसके आंतरिक स्तर में पाई जाती है? अगर हम बात करते हैं इसके अंदर है ना, सल्की उपकला को स्केली सेल्स बोलते हैं. इनका एक और नाम होता है स्केली सेल्स.
कैसी सेल्स होती है? स्केली, यानी जो हम बात करते हैं घर में जो टाइल्स होती है ना, उसकी जैसी सेल्स होती। कैसे सर? ये इस तरह का सिस्टम होता है, घर में जो टाइल्स होती है ना, इस तरह का एक सिस्टम होता है। ये देखो, इस तरह की सेल्स होती है जिनको हम क्या कहते हैं, और नीचे इसके बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ये है स्केली सेल, इनको स्क्यूमस एपिथेलियम कह सकते हैं। क्या कहते हैं? स्क्यूमस एपिथेलियम। जनरली हम बात करते हैं ये एपिथेलियल है जो प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है, ठीक है, कवरिंग सेल कह सकते हैं। अब यहां देखिए इसके अंदर ग्रासनाल यानी ईसोफेगस, सुधांत, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार ग्रंथि की नलिका, डक्ट, सलाइवरी ग्लैंड और किडनी दे रखा है। सबके अंदर एपिथेलियम डिफरेंट टाइप का होता है। अगर हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ध्यान रखना इसमें कॉलमनर सेल्स होती है। कैसी सेल्स होती है? कॉलमनर सेल्स होती है, स्तंभाकार कोशिकाएं कह सकते हैं। इसमें जो सेल्स होती है इस तरह की सेल्स होगी, ये इस तरह की सेल्स होती है। लार ग्रंथि की नलिकाएं, डक्ट और सलाइवरी ग्लैंड की बात करते हैं और किडनी की बात करते हैं, इन दोनों के अंदर क्यूबॉइडल सेल्स होती है। कैसी होती है? क्यूबॉइडल सेल्स होती है। क्यूबॉइडल सेल्स कैसी होती है? इस तरह की सेल्स होती है, क्यूब जस्ट लाइक। कैसी होगी? क्यूब जस्ट लाइक सेल होती है। यहां पर ये कॉलमनर सेल्स है, स्तंभाकार कोशिकाएं, यहां घनाकार क्यूबॉइडल सेल्स होती है। तो जो ईसोफेगस की बात करते हैं, इस ईसोफेगस के अंदर आपको ये स्क्यूमस एपिथेलियल दिखाई देगी, ठीक है ना। ये जो हम बात करते हैं ना ओरल कैविटी की जो आंतरिक या इनर जो मेम्ब्रेन है, या ईसोफेगस की बात करते हैं, वजाइना की बात करते हैं, सब जगह स्क्यूमस एपिथेलियल देखने को मिलता है। ब्लड वेसल्स के अंदर भी ये देखने को मिलता है। एल्विलाई जो लंग्स में होती है, कुपिकाएं, उनके अंदर भी ये सेल्स देखने को मिलती है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन या स्टमक से इंटेस्टाइन से रिलेटेड में कॉलमनर सेल्स होगी, कॉलमजस स्तंभाकार कोशिकाएं। लार ग्रंथि की बात करते हैं, सलाइवरी ग्लैंड की बात करते हैं, या नेफ्रॉन की बात करते हैं, किडनी में नेफ्रॉन होता है, वहां क्यूबॉइडल या घनाकार कोशिकाएं होगी। सो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो यहां पर ईसोफेगस होगा। ग्रास नली की बात करेंगे। क्वेश्चन इज, विभज्योतिकी कोशिकाओं का विशिष्ट स्थायी उत्कों में रूपांतरण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेस्टेमेटिक सेल्स इनटू स्पेसिफिक परमानेंट टिश्यू अकर्स बाय द प्रोसेस ऑफ। अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो देखिए इसके अंदर मेस्टेमेटिक सेल्स की बात करते हैं। मेस्टेमेटिक सेल्स का मतलब होता है जिसमें डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है, जो विभाजित हो सकती है ना। और क्या क्या बनाती है? स्पेसिफिक परमानेंट टिश्यू बनाती है, स्थायी उत्तक बनाती है। यानी जिनके अंदर डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है, बाद में वो डिवीजन की कैपेबिलिटी को लूज कर देते हैं, ठीक है ना, और परमानेंट हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं, राइट। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन, यानी सेल डिफरेंशिएट हो जाती है। अगर मैं आपसे यूं कहूं कि ये मेस्टेमेटिक सेल है, क्या है? मेस्टेमेटिक सेल है जिसके अंदर डिवीजन की कैपेबिलिटी थी, ठीक। These cell lose the capability of division, है ना। क्या करते हैं ये? lose the capability of division, lose the capability of division and become permanent, है ना, and become permanent। कैसे हो जाते हैं? परमानेंट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? इसमें लिखा हुआ है ना, परमानेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो चीज बनेगी, इस चीज को हम क्या कहते हैं? ये जो चीज बनेगी, कैसे टिश्यू बनेंगे? परमानेंट टिश्यू में, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। और परमानेंट टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? विभेदन या डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। दे रखा है, इसको हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन या विभेदन कहा जाता है। सेल कोशिकाएं विभेदित हो गई है, तो पहला ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है। सेल डिवीजन नहीं होगा, सेल मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा और सेल रीजनरेशन नहीं होगा। सो करेक्ट ऑप्शन जो होगा फर्स्ट ही होगा, सेल डिफरेंशिएशन। पता है इसके अंदर हम बात करते हैं जो परमानेंट टिश्यू जाइलम है, फ्लोएम है, उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। ये मेस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट जो टिश्यू होते हैं ना, जाइलम, फ्लोएम, उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन, राइट। Question is, the gaseous product of a process in plant is a requirement for another vital process that release energy
given below are for combination of the process and product, identify the correct answer। पौधों में किसी एक प्रक्रिया का गैसीय उत्पाद किसी अन्य जैव प्रक्रिया के लिए आवश्यक है जिससे ऊर्जा निर्युक्त होती है, ठीक है ना। नीचे इस प्रक्रिया उत्पाद के 4 संयोजन दिए गए हैं, सही उत्तर को चुनना है। चलिए, तो यहां जो हम बात करते हैं तो शोषण और नाइट्रिक ऑक्साइड, तो देखो अगर हम बात करें शोषण और नाइट्रिक ऑक्साइड कभी रिलीज नहीं होती है। रेस्पिरेशन के अंदर क्या नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होती है क्या? नहीं होती है। तो रेस्पिरेशन या शोषण के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज नहीं होती है, तो ये ऑप्शन मैच नहीं करता है। ट्रांसपिरेशन और वाटर वेपर की बात करते हैं। ट्रांसपिरेशन वाटर वेपर दोनों एक जैसे ही होते हैं, वही वाटर वेपर ही रिमूव होता है, उसको ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो दोनों एक प्रोसेस में कैसे काम आ सकते हैं, दो अलग अलग प्रोसेस में। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल मैच नहीं करता है। फोटोसिंथेसिस और ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन, बिल्कुल मैच कर सकता है। फोटोसिंथेसिस के अंदर हम बात करते हैं जो CO2 होती है वो रिड्यूस होती है, अपचित होती है शुगर के अंदर, राइट। और जो वाटर होता है वो ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन के अंदर, और ऑक्सीजन जो होती है वो रेस्पिरेशन में काम आ जाएगी। क्वेश्चन तो यही कह रहा था कि एक प्रोसेस के अंदर जो बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है वो किसी दूसरे प्रोसेस में यूज होता है। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण में क्या निकलेगी? ऑक्सीजन निकलेगी, और वो ऑक्सीजन कहां काम आ जाएगी प्लांट के अंदर? रेस्पिरेशन, श्वसन में काम आ जाएगी, राइट। तो ये परफेक्ट मैच करता है, ये परफेक्ट मैच करता है ऑप्शन कि फोटोसिंथेसिस के अंदर जो हम बात करते हैं क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? ऑक्सीजन। एंड O2 यूज इन रेस्पिरेशन, O2 यूज इन रेस्पिरेशन, और ये रेस्पिरेशन के अंदर यूज होगी, राइट। तो यहां हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो रेस्पिरेशन के अंदर क्या हो जाएगी? यूज हो जाएगी। अंकुरण और कार्बन डाइऑक्साइड, जर्मिनेशन और कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होता है, ठीक है ना। ये भी ऑप्शन मैच नहीं करता है। सो करेक्ट ऑप्शन की जो मैं बात कर रहा हूं वो सी ऑप्शन ही होगा, फोटोसिंथेसिस और ऑक्सीजन। क्वेश्चन इज इन ए डाइकॉट पोर्ट हर्ब वैसेलिन की बात करें। देखो ये क्या लिखा हुआ है? वैसेलिन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वैसेलिन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। वैसेलिन या वेजिटेबल ऑयल वॉज अप्लाइड ऑन द अपर सरफेस ऑफ एन लीफ, एक्सपेरिमेंटल लीफ 1। यानी एक लीफ है जिसकी ऊपरी सतह पर हमने वैक्स लगा दिया, उसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल लीफ 1, प्रायोगिक पत्ता 1। ऑन द लोअर सरफेस ऑफ अनदर लीफ, एक्सपेरिमेंटल लीफ 2, उसकी निचली सतह पर हमने क्या वैक्स लगाया तो उसको लीफ नंबर 2 दे दिया। वैसेलिन और वेजिटेबल ऑयल वॉज नॉट अप्लाइड ऑन द कंट्रोल लीफ, एक कंट्रोल लीफ ली जहां पर हमने ये इस्तेमाल नहीं किया। The plant was deliberately not watered for several days, which leaf will dry up last। तो देखिए इसके अंदर हम बात करते हैं 3 लीफ दे रखे हैं और पूछा गया है कि कौन सा पत्ता अंत में सूखेगा, सबसे अंत में कौन होगा, ठीक है ना। उसको पानी नहीं दिया। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रांसपिरेशन का कॉन्सेप्ट है। सिंपल सी बात करते हैं कि अगर हम बात करते हैं लीफ की, और देखिए इसके अंदर डाइकॉट लीफ की बात कर रहे हैं, इसको हम समझेंगे इस चीज को ऐसे, मान के चलिए लीफ की बात कर लेते हैं। तो यहां हम बात करते हैं, इस लीफ की बात कर लेता हूं मैं, ठीक है। और ये दूसरी लीफ हो गई यहां पर, और ये तीसरी लीफ हो गई यहां पर, ठीक है। डाइकॉट लीफ है, क्या है? डाइकॉट लीफ है। अब जो यहां हम बात करते हैं स्टोमेटा की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एक डाइकॉट लीफ ली हमने, पहली कंडीशन दे रहा है कि जो हम बात करते हैं अपर सरफेस पे वैक्स लगाया है। क्या लगाया है? अपर सरफेस पे, यही है। देखिए इन डाइकॉट लीफ वैसेलिन ऑयल वाज अप्लाइड ऑन द अपर सरफेस, लीफ 1 में अपर सरफेस है, राइट। तो यहां हमने वैक्स लगा दिया, ये लो वैक्स लगा दिया, ये वैक्स लगा दिया। दूसरे में लोअर सरफेस पे वैक्स लगा दिया। तीसरी में कोई वैक्स अप्लाई नहीं किया, नो वैक्स, कोई वैक्स नहीं है, ठीक है। इसको हमने दे दिया, ये है लीफ फर्स्ट, ये है लीफ सेकेंड, और ये है लीफ थर्ड। तीसरी लीफ है लीफ फर्स्ट, लीफ सेकेंड, लीफ थर्ड। अब मेरी बात सुनो, डाइकॉट के अंदर जो हम बात करते हैं स्टोमेटा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्टोमेटा की बात करते हैं, जो रंध्र होते हैं। तो यहां हम बात करते हैं कि अगर डाइकॉट लीफ की बात करते हैं, डाइकॉट लीफ जो होती है वो इससे ऐसे रहती है। इसका मतलब स्टोमेटा के नंबर जो होते हैं नीचे की सरफेस पे ज्यादा होते हैं, हाइपोस्टोमेटिक होते हैं, क्योंकि अगर स्टोमेटा रंध्र ऊपर ज्यादा होंगे तो डायरेक्ट सनलाइट से ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो जाएगा,
लीफ ड्राई हो जाएगी, जल्दी ड्राई हो जाएगी, तो प्लांट ऐसा नहीं चाहते हैं, तो स्टोमेटा के नंबर नीचे ज्यादा रहते हैं। कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था, तो हम बात करते हैं स्टोमेटा के नंबर जो होते हैं नीचे ज्यादा होते हैं। तो मान के चलो यहां 5 स्टोमेटा बना देता हूं, ऊपर की सरफेस में मैं 3 बना देता हूं, ठीक है। तो यहीं भी सेम चीज है, ये तो फिक्स रहेगा, 3 है और नीचे की बात करते हैं 5 है, मान के चलो ऐसा। यहां हम बात करते हैं 3 है और यहां स्टोमेटा नीचे की सरफेस पे 5 है, राइट। ये क्या बनाए मैंने, स्टोमेटा बनाए, रंध्र बनाए हैं, क्योंकि डाइकॉट लीफ के अंदर जो स्टोमेटा के नंबर होते हैं वो नीचे सरफेस पे ज्यादा रहते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब यहां वैक्स ऊपर लगाया या नीचे लगाया, वहां नहीं लगाया, कॉन्सेप्ट क्या कहता, अगर वैक्स अप्लाई नहीं किया तो स्टोमेटा होंगे, ठीक है। इन स्टोमेटा से क्या निकलेगा, वाटर रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा, वाटर वेपर की फॉर्म में जाएगा, वाटर वेपर बाहर निकलेगी ना, ट्रांसपिरेशन कह सकते हैं इसको, क्या कहेंगे, ट्रांसपिरेशन। वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर निकलेगा, अरे बोलो, ट्रांसपिरेशन होगा, नीचे भी ऊपर दोनों सरफेस से होगा, ट्रांसपिरेशन होगा, तो ये जल्दी ड्राई हो जाएगी। सिंपल सी बात, क्योंकि वैक्स लगा ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, अर्ली ड्राई। अर्ली ड्राई, सबसे पहले ड्राई यही होगी, सबसे पहले सूखेगी यही, अर्ली ड्राई। सबसे पहले यही अर्ली ड्राई की बात करेंगे, फर्स्ट ड्राई कह सकते हैं, ठीक। अब देखो यहां लीफ 1 लीफ 2 की बात कर रहे हैं, वैक्स सबसे ज्यादा नीचे की सरफेस में लगाया, ऊपर पे 3 स्टोमेटा है, नीचे पे कितना स्टोमेटा है, 5 स्टोमेटा। अब मुझे बताओ कि ट्रांसपिरेशन की बात करेंगे, तो यहां 5 स्टोमेटा, यहां 3 स्टोमेटा, पानी ज्यादा कहां ट्रांसपिरेशन होगा, यहां होगा। मोर ट्रांसपिरेशन कंपेरेटिव में करना है, मोर ट्रांसपिरेशन, ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, बोलो। यहां पर लेस ट्रांसपिरेशन होगा, वाष्पोत्सर्जन की बात कर रहे हैं, ट्रांसपिरेशन का मतलब वाष्पोत्सर्जन की, वाष्पोत्सर्जन क्या होगा, यहां पर ज्यादा होगा, ठीक है। जब यहां ज्यादा होगा, देखो यहां वैक्स लगा, यहां तो जाएगा नहीं वाटर, यहां से निकलेगा, वाटर निकलेगा कहां से, यहीं से निकलेगा, ये वाटर यहां से निकलेगा, वाटर, बोलो, ये ड्रॉप ड्रॉप की फॉर्म में जो वाटर निकलेगा। मेरी बात आ रही है समझ में, तो कम, यहां ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा तो जल्दी ड्राई, ये देखो ड्राइनेस की बात कर रहे हैं, है ना, तो ये ड्राई की बात है, ये अर्ली ड्राई होगी, सबसे ज्यादा पहले होगी, फर्स्ट नंबर इसका लगेगा। फिर ये इसके अंदर पानी उड़ेगा, विल्टिंग आ जाएगी, मुरझा जाएगी, विल्टिंग यानी मुरझा जाएगी, और यहां जब हम बात करते हैं इसके अंदर, देखो लेस ट्रांसपिरेशन होता है तो यहां पर थोड़ी विल्टिंग कम होगी, लेस विल्टिंग, कम मुरझाएगी, लेस विल्टिंग, कम मुरझाएगी, कम मुरझाएगी, है ना, इसको मुरझा जाएगी, है ना। विल्टिंग का मतलब क्या होता है, मुरझाना, ठीक है ना, लेस विल्टिंग, कम मुरझाना, इसका मतलब सबसे एंड में ये ड्राई होगी, है ना, क्या होगी, सबसे अंत में सूखेगी, है ना। ये अर्ली ड्राई, ये लेट ड्राई, लेट ड्राई यानी अंत में जो है वो लीफ नंबर 2 सूखेगी। समझ में आ रही चीज है, कौन सी होगी, लीफ नंबर 2, लेट ड्राई होगी, कम मुरझाएगी। समझ में आया, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। तो लीफ नंबर 2 जो है, लीफ नंबर जो 2 है वो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा लीफ विल ड्राई अप लास्ट, सबसे लास्ट में जो ड्राई अप होगी वो लीफ नंबर 2 होगी। Question is, during seed germination, the part of the embryo which grows into root is, अगर हम बात करते हैं बीज के अंकुरण के दौरान भ्रूण का जो भाग जड़ के रूप में वर्धित होता है, ये मान के चलिए भ्रूण चल रहा है, तो यहां से हम बात करते हैं शूट वाला पार्ट बनता है, यानी प्ररोह की बात करेंगे, जो तना बनाएगा, और यहां जो हम बात करते हैं इसके अंदर वो रेडिकल, क्या पार्ट होता है, रेडिकल, क्योंकि शूट जो बनाता है उस पार्ट को कहते हैं प्लूम्यूल, क्या बोलते हैं, प्लूम्यूल की बात करते हैं, और यही आगे चलकर क्या बनाता है, शूट बनाता है। ऐसे समझेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये जो आगे चलकर है वो क्या बनाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल। तो इसके अंदर वापस देख लेते हैं, इसके अंदर लीफ वापस डायग्राम बनाते हैं अपन।
देखो यहां जो हम बात करते हैं इस पार्ट को क्या कहते हैं, प्लूम्यूल कहते हैं, प्रांकुर, हिंदी में प्रांकुर। यही आगे चलकर क्या बनाता है, शूट बनाता है। और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो रेडिकल कहलाता है। क्या कहलाता है, रेडिकल कहलाता है। क्या कहलाता है, रेडिकल कहलाता है। और ये रेडिकल आगे चलकर क्या बनाएगा, रूट बनाएगा। और ये शूट, शूट बोले तो प्ररोह और रूट बोले तो मूल बनाएगा। सही है। तो यहां क्या पूछा है, रूट की बात कर रहे हैं, तो मूलांकुर या रेडिकल पहला ही ऑप्शन दे रखा है। बिल्कुल, ये शूट बनाता है, आगे चलकर प्ररोह बनाता है, और ये आगे चलकर क्या बनाएगा, रूट बनाएगा। ये ऑप्शंस नहीं होंगे कॉटिलेडोन और बीजपत्र में। तो यहां जो करेक्ट ऑप्शन होगा, यहां जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो रेडिकल होगा। ठीक है ना, विच ग्रो इनटू रूट, कौन सा पार्ट जो होता है जो रूट बनाता है, रेडिकल या मूलांकुर। क्वेश्चन इज, किसी प्रारूपिक पुष्प में अंकुरित होने वाले परागकण बीजांड में पहुंचने से पहले जायांग के कई भागों से होकर गुजरते हैं। नीचे जायांग के भागों की सूची विभिन्न संयोजनों में दी गई है। उस संयोजन को चुनिए जो पराग नलिका पथ यात्रा के सही अनुक्रम को दर्शाता है। तो देखिए यहां पर हम बात करते हैं, इसका इंग्लिश वर्जन भी देख लेते हैं। In a typical flower, germinating pollen grains pass through the several parts of the gynoecium before they reach the ovule. A list of part gynoecium is given below in different combination. Choose the combination that represent the correct sequence of pollen tube pathway journey. तो सिंपल सी बात करते हैं, अगर एक डायग्रामेटिक व्यूज बनाए तो इसको क्लियर कर सकते हैं अपन। ठीक है, यहां पर ये देखिए पोलन ग्रेन होता है और ये पोलन ग्रेन ऐसे जाता नीचे, ओव्यूल होता नीचे। क्या होता है, ओव्यूल होता है, यहां पे बीजांड होता है जिसके पास ये जाएगा पोलन ट्यूब। अब यहां जो क्वेश्चन की बात करते हैं, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ये कहलाता है स्टिग्मा, वर्तिकाग्र। ये क्या कहलाता है, स्टाइल, वर्तिका। ये क्या है, ओवरी। क्या है, ओवरी। तो आप देख रहे हैं जो सीक्वेंस होता है वो ये होता है, स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, फिर वर्तिका, स्टाइल और फिर ओवरी, अंडाशय। तो ये सीक्वेंस होगा पोलन ट्यूब में। ये दिख रही है आपको, ये पोलन ट्यूब है। ये पोलन ट्यूब है, किस तरह से अंदर प्लांट के अंदर एंटर करती है, राइट। तो यहां स्टिग्मा पहले आएगा, फिर स्टाइल आएगा, फिर ओवरी आएगा। सेकंड ऑप्शन मुझे सही दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है। स्टाइल पहले नहीं होगा, पिस्टिल नहीं आएगा, ओवरी नहीं आएगा। तो बी ऑप्शन जो है, सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन, या हिंदी में भी हम कह सकते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन इज, इफ ह्यूमन ब्लड इज प्लेस्ड इन 2% डिटर्जेंट सोल्यूशन, इन्हें 2% है ना सोल्यूशन में डाला हमने डिटर्जेंट के अंदर, व्हाट विल हैपन टू आरबीसी। यदि मानव रक्त को 2% अपमार्जक घोल में रखा जाता है तो आरबीसी का क्या होगा। देखिए 2% डिटर्जेंट की बात करते हैं तो ये है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। क्या हो गया, ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो गया। कैसा हो गया, हाइपरटोनिक, यानी अति पराशरी विलयन। क्या हो गया, अति पराशरी। अगर हम बात करते हैं आरबीसी को इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात करते हैं। तो यहां जो आरबीसी की बात करते हैं, तो यहां अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन के अंदर इसको आरबीसी को रखा जाएगा, इस आरबीसी को रखा जाएगा, तो देखिए ये अति पराशरी विलयन है। कैसा है, अति पराशरी, इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। और वाटर जो होता है, हम बात करते हैं उल्टा केस, देखो वाटर हमेशा हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में जाता है। ठीक है, अति पराशरी के अंदर हम बात करते हैं लेस वाटर माना जाएगा, लेस वाटर है। और यहां आरबीसी के अंदर कंपैरेटिव में बात कर रहा हूं, मोर वाटर होता है। ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। ऑस्मोसिस क्या कहता है, ऑस्मोसिस की बात करते हैं, लेस वाटर है, मोर सोल्यूट है। क्या है, मोर सोल्यूट, सोल्यूट ज्यादा है इसमें भाई, कंसंट्रेट है ना, मोर सोल्यूट। जब सोल्यूट ज्यादा होता है तो उसको कहते हैं मोर ऑस्मोटिक प्रेशर, मोर ऑस्मोटिक प्रेशर, मोर ओपी। यानी इस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट ज्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। यहां वाटर ज्यादा है यानी इसका ओपी जो है, सोल्यूट कम हुए, ओपी क्या हुए, कम हो गया। और वाटर लेस ओपी से हाई ओपी की तरफ जाएगा या मोर वाटर से लेस वाटर की तरफ जाएगा। यानी वाटर का जो फ्लो है, वाटर का फ्लो जो है साथियों वो आरबीसी से जाएगा।
जिससे आरबीसी सिकुड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। भाई आरबीसी से पानी निकलेगा तो आरबीसी कैसी हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। देखते हैं ऑप्शन, आरबीसी विल श्रिंक, पहला ही ऑप्शन दे रखा है, पहला ही ऑप्शन दे रखा है बिल्कुल। तो यहां से पानी बाहर निकल रहा है, एक्सोऑस्मोसिस का एग्जांपल है ना, ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस, बहिर्परासरण, इसको कहते हैं बहिर्परासरण। एक्सोऑस्मोसिस की वजह से पानी बाहर निकलेगा, सिकुड़ जाएगी, एक्सोऑस्मोसिस। या फूल जाएगी, फट जाएगी या लयन हो जाएगा? नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन ही इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन इज द मेजर सोर्स ऑफ विटामिन्स, द मेजर सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स फॉर वेजिटेरियन इज, शाकाहारियों के लिए विटामिन और खनिजों का प्रमुख स्रोत क्या होता है? देखिए, काला चना और गेहूं की बात करते हैं, चावल और सरसों की बात करते हैं, सब्जी और फल की बात करते हैं, सोयाबीन और दूध की बात करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं विटामिन और वेजी बात कर रहे हैं, मेन जो पूछा है ना, विटामिन की बात कर रहे हैं और मिनरल्स की बात कर रहे हैं, तो यहां दो ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएंगे। सब्जी और फल, वेजिटेबल और फ्रूट्स में भी ज्यादा होता है। सोयाबीन और मिल्क की बात करते हैं, मिल्क में भी सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, मिनरल्स बहुत ज्यादा मिल्क में होते हैं। तो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, मिल्क है। सोयाबीन को इतना ज्यादा प्रेफरेंस में हम नहीं रखेंगे। तो देखिए यहाँ मिल्क ऑप्शन है, फ्रूट ऑप्शन, वेजिटेबल, इन तीनों के अंदर सबसे ज्यादा ये दोनों चीजें मिलेगी। मिल्क के अंदर बहुत सारे विटामिन देखने को मिलता है, मिनरल्स में कैल्शियम होता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा, है ना। सोया देखो यहाँ केवल दे रखा है वेजिटेबल और फ्रूट्स, और फ्रूट्स और वेजिटेबल में बहुत सारे फ्रूट्स इंक्लूड हो जाते हैं। इसका मतलब मिनरल्स और जो विटामिन से सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। सो करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, सब्जी और फल ज्यादा प्रेफरेंस में जाएगा। जी हाँ, सब्जी और फल जो है ज्यादा प्रेफरेंस में जाएगा, सोयाबीन को इतना प्रेफरेंस कम देंगे। सो करेक्ट ऑप्शन जो है सी जाना चाहिए, सब्जी और फल, यानी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ज्यादा सही होगा। मिल्क नो डाउट होता है, पर वेजिटेबल और फ्रूट्स ज्यादा प्रेफरेंस में रखेंगे। सो करेक्ट ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो साथियों ये था बायोलॉजी सेक्शन एनडीए के पेपर में वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है, मिलेंगे एक नए पेपर के साथ, तब तक बने रहिए उत्कर्ष क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच, गुड लक।